मीरा शर्मा ने खामोशी से तलाक के कागजात पर दस्तखत किए, जबकि उसका पूर्व पति राजीव मेहता फैमिली कोर्ट में उसका मजाक उड़ा रहा था। तुमने तो वकील भी नहीं रखा, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, उसने जोर से कहा ताकि सब सुन सकें। मीरा के पास लगभग कुछ भी नहीं बचा था। एक पुराना D.D फ्लैट और उसकी सारी बचत के एक भी पैसे नहीं। राजीव खुशी मनाता हुआ बाहर निकला, यह सोचकर कि वह जीत गया था। जो उसे नहीं पता था वह यह था कि उस दस्तखत से 3 दिन पहले मीरा को एक फोन आया था और उस फोन ने सब कुछ बदल दिया था। मीरा दरवाजे की जोरदार आवाज से उठी। राजीव फिर बिना बताए बाहर चला गया था। उसने घड़ी देखी, सुबह के 6 बजे थे। वह शायद हर हफ्ते की तरह काम से पहले लोधी गार्डन में दौड़ने गया होगा। मीरा धीरे धीरे उठी। 6 साल के विवाह का बोझ अपनी पीठ पर महसूस कर रही थी। घर बहुत ज्यादा शांत था। वह भारी खामोशी जिन्नासी दिखी जिससे वह अच्छी तरह वाकिफ थी। वह रसोई में गई और कॉफी बनाने लगी। केतली के उबलने का इंतजार करते हुए उसने फ्रिज पर लगे रिमाइंडर्स और मैग्नेट से चिपके बिलों को देखा। सभी राजीव की लिखावट में थे। बिजली का बिल भरो, जॉइंट अकाउंट, बाजार, जॉइंट कार्ड इस्तेमाल करो, अपना वेतन ट्रांसफर करना मत भूलो। मीरा एक फिजियोथेरेपी क्लिनिक में पार्ट टाइम सेक्रेटरी के रूप में काम करती थी। वह कम कमाती थी, लेकिन यह उसे उपयोगी महसूस कराने के लिए पर्याप्त था। समस्या यह थी कि हर महीने वेतन के दिन राजीव फोन हाथ में लिए उसके घर आने का इंतजार करता था। ट्रांसफर कर दिया, वह उसे देखे बिना पूछता था, अभी नहीं। मीरा कभी कभी सिर्फ उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए जवाब देती थी। मीरा, हमने तय किया था, मैं हिसाब किताब संभालता हूं, तुम अपना वेतन जमा करती हो, यह ज्यादा व्यवस्थित है। तुम्हें निवेश योजना की समझ नहीं है, यह मुझ पर छोड़ दो। और वह हर महीने धार्मिक रूप से ट्रांसफर करती थी। उस सुबह मीरा ने अकेले कॉफी पीते हुए रसोई की खिड़की से बाहर देखा। सामने वाली इमारत में पड़ोसी कपड़े सुखा रही थी। एक साधारण जीवन, लेकिन जो उसके जीवन से ज्यादा आजाद लग रहा था। फोन बजा। यह क्लिनिक की बॉस थी। मीरा, क्या तुम आज दोपहर की शिफ्ट कवर कर सकती हो? सीमा बीमार पड़ गई है। हाँ, कोई बात नहीं। उसने फोन रखा और उसे पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। राजीव को यह पसंद नहीं था जब वह उसे बताए बिना अपनी दिनचर्या बदलती थी। वह कहता था कि इससे उसकी योजना गड़बड़ा जाती है। मीरा ने एक मैसेज भेजा कि वह देर तक काम करेगी। जवाब कुछ ही सेकंड में आ गया। फिर से, तुम्हें ना कहना सीखना होगा, वे तुम्हारा शोषण करते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। मीरा ने पढ़ा और जवाब नहीं दिया। उसने फोन रखा और नहाने चली गई। जब वह क्लिनिक पहुंची तो सुबह जल्दी बीत गई। उसे अपना काम पसंद था। फाइलें व्यवस्थित करना, मरीजों से मिलना, लोगों से बात करना। वहां उसे लगता था कि उसे देखा जा रहा है, वह उपयोगी है। लंच के समय उसने पेंट्री में एक त्वरित सैंडविच खाया और रिसेप्शन पर लौट आई। तभी दरवाजा खुला और मीरा ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। राजीव सूट में उस महत्वपूर्ण वकील के अंदाज में क्लिनिक में घुसा जो वह हमेशा रखता था। मीरा ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। हाय, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए पूछा। मैं तुम्हें लेने आया हूं, हमें अभी बात करनी है मीरा। राजीव, मैं 6 बजे तक काम कर रही हूं, यह जरूरी है। मीरा ने चारों ओर देखा। वेटिंग रूम में 3 मरीज इंतजार कर रहे थे। फिजियोथेरेपिस्ट मरीज को देख रही थी। वह ऐसे ही नहीं जा सकती थी। मैं अभी नहीं जा सकती, हम बाद में घर पर बात करेंगे। राजीव ने उस तरह से गहरी सांस ली जैसे वह तब करता था जब उसका धैर्य टूट रहा होता था। मीरा, यह कोई अनुरोध नहीं है, यह गंभीर है। चलो। उसने महसूस किया कि उसका खून ठंडा पड़ गया था। वह उस आवाज के लहजे से अच्छी तरह वाकिफ थी। यह वह लहजा था जो वह तब इस्तेमाल करता था जब वह ना नहीं मानता था। मीरा ने फिजियोथेरेपिस्ट के कमरे के दरवाजे की ओर देखा। मदद मांगने की सोच रही थी, लेकिन वह क्या कहती? मेरा पति चाहता है कि मैं काम छोड़कर जाऊं और मैं ना कहना नहीं जानती। मुझे 5 मिनट दो, उसने धीरे से कहा। मीरा कमरे में गई, अपनी बॉस से माफी मांगी और एक पारिवारिक इमरजेंसी की कहानी गढ़ी। महिला ने उसे चिंतित होकर जाने दिया। मीरा ने अपना बैग उठाया, अपने पैरों में कमजोरी महसूस करते हुए राजीव के साथ निकली। कार तक जाते समय उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथों को जेब में डाले हुए आगे चलता रहा। मीरा यात्री सीट पर बैठी और इंतजार करने लगी। राजीव ने कार स्टार्ट की, लेकिन वह वहीं खड़ी रही। मैं तलाक चाहता हूं, उसने आगे देखते हुए कहा। मीरा को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। क्या? तलाक?
मैं अब और नहीं झेल सकती। मीरा, हम नहीं चल सकते। तुम बड़ी नहीं होती, विकसित नहीं होती। मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूं और तुम वैसी ही रहती हो। मैं किसी ऐसे व्यक्ति के योग्य हूं जो मेरे स्तर का हो। वह खामोश रही, इस बात को संसाधित करती रही। 6 साल, शादी के 6 साल, जीवन साझा करने के 6 साल, सब कुछ चुपचाप स्वीकार करने के 6 साल। और अब वह बस वहीं क्लिनिक की पार्किंग में, जहां वह काम करती थी, अंत की घोषणा कर रहा था। क्या कोई और है? मीरा ने कांपती आवाज में पूछा। राजीव को जवाब देने में कुछ समय लगा। जब उसने बात की तो उसने उसकी ओर नहीं देखा। दफ्तर से प्रिया कपूर है। मीरा प्रिया को जानती थी। वह साल के अंत की लॉ फर्म पार्टियों में गई थी और उससे बात की थी। एक खूबसूरत महिला, अच्छे कपड़े पहने हुए, आत्मविश्वासी, सब कुछ जो राजीव हमेशा कहता था कि मीरा नहीं थी। यह कब से चल रहा है? क्या यह मायने रखता है? मीरा, मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। बहस करने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें बताने आया हूं क्योंकि मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं। मैंने पहले ही तलाक के कागजात तैयार कर लिए हैं। यह सब बहुत सीधा है। तुम्हें अपनी मां का फ्लैट मिलेगा, मुझे घर, गाड़ी, बचत मिलेगी। यह ठीक है। फ्लैट वैसे भी तुम्हारे नाम पर है तो कोई बात नहीं। मीरा को गुस्सा आया, लेकिन एक अजीब राहत भी मिली, जैसे कोई जेल खुल रही हो। और अगर मैं सहमत नहीं हुई तो? राजीव ने आखिरकार उसकी ओर देखा, वह ठंडी नजर जो उसने कई बार देखी थी। मीरा, बचपना मत करो। तुम वकील का खर्च नहीं उठा सकती। मैंने पहले ही सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है। यह सबके लिए बेहतर है। हम दस्तखत करते हैं। हर कोई बिना किसी ड्रामे के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है। उसने पीछे की सीट पर रखी फाइल से एक लिफाफा निकाला और उसे दे दिया। आराम से पढ़ो। तुम्हारे पास फैसला करने के लिए 1 हफ्ता है, लेकिन मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। मान लो, क्योंकि अगर तुमने लड़ने की कोशिश की तो मैं सिस्टम जानता हूं। मुझे पता है कि यह कैसे काम करता है और तुम्हें और भी कम मिल सकता है। मीरा ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। राजीव ने कार स्टार्ट की। मैं तुम्हें वापस क्लिनिक छोड़ दूंगा। रास्ता खामोशी में बीता। जब मीरा कार से उतरी तो राजीव ने उसके दरवाजे को ठीक से बंद होने का भी इंतजार नहीं किया। वह तेज रफ्तार से निकल गया, उसे वहीं अकेला छोड़ गया, एक ऐसा लिफाफा पकड़े हुए जो उसकी जिंदगी बदल देगा। मीरा क्लिनिक में घुसी, फिर से माफी मांगी और कहा कि उसे जाना है। उसने अपनी चीजें उठाईं और बस से घर चली गईं, लिफाफे को अपने सीने से लगाए हुए। जब वह खाली फ्लैट में पहुंची, वह फ्लैट जो उसकी मां का था, एकमात्र ऐसी जगह जिसे राजीव उससे नहीं छीन सकता था, तो वह सोफे पर बैठ गई और कागजात खोले। वे 20 पन्ने जटिल कानूनी शब्दों के थे, लेकिन सार सरल था। उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। कोई बचत नहीं, घर का कोई फर्नीचर नहीं, बस वही पुराना 2 बेडरूम का फ्लैट जिसे मरम्मत की जरूरत थी। मीरा ने सब कुछ 3 बार पढ़ा। हर पंक्ति पर उसे अपमान बढ़ता हुआ महसूस हुआ। उसके जीवन के 6 साल 20 ठंडे कागजात के पन्नों में सिमट गए थे। उसने किसी को फोन करने के लिए अपना फोन उठाया, लेकिन रुक गई। वह किसे फोन करती? उसकी मां 2 साल पहले गुजर चुकी थी। उसके कोई भाई बहन नहीं थे। शादी के दौरान दोस्त दूर हो गए थे। राजीव हमेशा कहता था कि वे बुरी संगत थीं। मीरा अकेली थी। वह सोफे पर लेट गई। कागजात अभी भी उसके हाथ में थे और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंसू उसके गालों पर खामोशी से बह गए। वह तब तक रोई जब तक सो नहीं गई। जब वह उठी तो रात हो चुकी थी। उसके फोन पर राजीव के 3 मैसेज थे। प्रस्ताव पर सोचा, कॉम्प्लिकेट मत करो मीरा, जवाब दो। उसने जवाब नहीं दिया। फोन को सोफे पर फेंक दिया और चाय बनाने के लिए रसोई में चली गई। जब पानी गर्म हो रहा था, मीरा ने अपार्टमेंट के चारों ओर देखा। यह छोटा, पुराना था, लेकिन यह उसका था। यह उसकी मां का था। वहां अच्छी यादें थीं। शायद यह स्वीकार करने का समय था। कागजात पर दस्तखत करना, नए सिरे से शुरुआत करना, अकेले आगे बढ़ना। तभी लैंडलाइन फोन बजा, वह जिसे अब लगभग कोई इस्तेमाल नहीं करता था। मीरा ने उठाया। हेलो, सुप्रभात। मैं श्रीमती मीरा शर्मा से बात करना चाहूंगा। मैं ही हूं। मेरा नाम एडवोकेट समीर वर्मा है। मैं एडवोकेट हूं। मैं श्रीमती लीला देवी के बारे में बात करने के लिए फोन कर रहा हूं। आप उनकी भतीजी हैं, है ना? मीरा ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। मौसी लीला। उसने अपनी मौसी से महीनों से बात नहीं की थी। वे कभी कभी पत्र का आदान प्रदान करती थीं, लेकिन बहुत ज्यादा करीबी नहीं थी। हाँ, मैं उनकी भतीजी हूं। क्या कुछ हुआ है? फोन पर थोड़ी देर खामोशी रही। श्रीमती मीरा, मुझे आपको यह बताते हुए अफसोस है कि श्रीमती लीला देवी का 2 हफ्ते पहले निधन हो गया है।
और वसीयत में आपको एकमात्र वारिस नामित किया गया है। मीरा खामोश रही, फोन को कसकर पकड़े हुए थी। मौसी लीला मर चुकी थी। उसे थोड़ी सी अपराध बोध महसूस हुआ। उसे ज्यादा मिलने जाना चाहिए था, ज्यादा फोन करना चाहिए था, लेकिन मौसी हमेशा एक बंद स्वभाव की व्यक्ति थीं, जिन्हें अकेलापन और हाथ से लिखे पत्र ज्यादा पसंद थे। मुझे नहीं पता था कि उनका निधन हो गया है, मीरा ने कमजोर आवाज में कहा। मैं समझता हूं, यह सब बहुत तेजी से हुआ। दिल की समस्या थी। वह बिना किसी तकलीफ के नींद में गुजर गईं। वकील ने नरमी से समझाया, श्रीमती मीरा, मुझे आपसे एक बैठक तय करनी होगी। कुछ दस्तावेजों पर दस्तखत करने हैं और संपत्ति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। क्या आप कल सुबह दफ्तर आ सकती हैं? मीरा ने तेजी से सोचा। वह आज काम पर नहीं गई थी, कल उसे जाना जरूरी था। वह फिर से छुट्टी नहीं ले सकती थी। कल सुबह मैं काम पर रहती हूँ। क्या दोपहर के खाने के समय दोपहर 12 बजे हो सकता है? बिल्कुल, मैं आपको मैसेज से पता भेज दूंगा। कल तक, श्रीमती मीरा। उसने फोन रखा और कमरे के बीच में खड़ी रही, सब कुछ संसाधित करती रही। मौसी लीला मर गईं, एक विरासत। लेकिन मौसी के पास क्या था? मीरा को वह पुरानी कोठी याद थी जहां मौसी रहती थीं। एक पुरानी हवेली एक दूर के मोहल्ले में, शायद कुछ फर्नीचर, कुछ बचत, ऐसा कुछ भी नहीं जो उसकी जिंदगी बदल देता। उसका फोन वाइब्रेट हुआ। फिर से राजीव था। शुक्रवार तक जवाब चाहिए, मेरा समय बर्बाद मत करो। मीरा ने गहरी सांस ली और टाइप किया, ठीक है, मैं दस्तखत कर दूंगी। जवाब कुछ ही सेकंड में आ गया। बहुत अच्छे, मैं शुक्रवार को दोपहर 2 बजे फैमिली कोर्ट में अपॉइंटमेंट बुक कर दूंगा। देर मत करना। उसने फोन को सोफे पर फेंका और कमरे में वापस चली गई। वह बिस्तर पर लेट गई और छत को देखने लगी। सब कुछ का बोझ महसूस कर रही थी। 12 घंटे से भी कम समय में उसकी जिंदगी उलट पुलट हो गई थी। तलाक, बेवफाई, मौसी की मौत, विरासत। मीरा थक कर सो गई। कपड़े बदलने की भी ताकत नहीं बची थी। अगले दिन सुबह वह जल्दी उठी, नहाया और काम पर चली गई। वह सबसे पहले पहुंची, रिसेप्शन को व्यवस्थित किया, फाइलों को ठीक किया। उसे अपनी दिनचर्या बनाए रखनी थी, दिमाग को व्यस्त रखना था। बॉस लगभग 9 बजे आई और मीरा को अपने कमरे में बात करने के लिए बुलाया। सब ठीक है? कल तुम दौड़कर चली गई। माफ करना, एक पारिवारिक समस्या थी, लेकिन वह हल हो गई है। महिला ने उसे ऐसे देखा जैसे उसे ज्यादा विश्वास न हो, लेकिन उसने जोर नहीं दिया। ठीक है, अगर कुछ हो तो मुझसे बात कर सकती हो। ठीक है, मीरा ने धन्यवाद दिया और रिसेप्शन पर लौट आई। दिन धीरे धीरे बीता। हर बार जब उसने घड़ी देखी तो घंटे के कांटे रुके हुए लग रहे थे। आखिरकार दोपहर 12 बजे। मैं लंच करने जा रही हूं, 1 घंटे में वापस आऊंगी, उसने बताया और चली गई। वकील का दफ्तर कनॉट प्लेस में एक पुरानी लेकिन अच्छी तरह से बनी व्यावसायिक इमारत में था। मीरा लिफ्ट से 4थी मंजिल पर गई और एडवोकेट समीर वर्मा, वकालत के नाम वाला एक कांच का दरवाजा मिला। वह अंदर गई। रिसेप्शन छोटा और आरामदायक था। एक प्यारी सेक्रेटरी ने उसका स्वागत किया और उसे इंतजार करने के लिए कहा। कुछ ही मिनटों बाद लगभग 60 साल का एक आदमी आया। उसके बाल सफेद थे, उसने चश्मा लगाया हुआ था और उसकी मुस्कान सज्जन थी। श्रीमती मीरा, कृपया अंदर आइए। उसका दफ्तर किताबों और फाइलों से भरा था। मीरा मेज के सामने वाली कुर्सी पर बैठी और इंतजार करने लगी। एडवोकेट समीर ने एक मोटी फाइल खोली और कुछ दस्तावेज निकाले। सबसे पहले, आपकी मौसी के निधन पर मेरी संवेदनाएं। वह एक अद्भुत महिला थीं। धन्यवाद। ठीक है दिया, मैं सीधा बोलूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके पास कम समय है। आपकी मौसी लीला देवी ने एक बहुत स्पष्ट वसीयत छोड़ी है। उनके कोई बच्चे नहीं थे, कोई अन्य करीबी रिश्तेदार नहीं थे। आप उनकी सारी संपत्ति की एकमात्र वारिस हैं। मीरा ने सिर हिलाया, यह उम्मीद करते हुए कि वह एक पुरानी कोठी और शायद कुछ बचत के बारे में बात करेगा। संपत्ति में ग्रीन पार्क में एक बंगला, कनॉट प्लेस में किराए पर दिए गए 13 व्यावसायिक प्रतिष्ठान, 2 पारिवारिक व्यवसायों में हिस्सेदारी और एक कपड़ा मिल शामिल है जो परिवार की 3 पीढ़ियों से चली आ रही है। मीरा भ्रमित होकर पलकें झपकाईं। माफ करना, मुझे समझ नहीं आया। कौन सी व्यावसायिक संपत्तियां? एडवोकेट समीर मुस्कुराए जैसे वह इस प्रतिक्रिया की उम्मीद कर रहे हों। आपकी मौसी बहुत ही विवेकशील महिला थीं। उन्हें ये संपत्तियां अपने पिता, आपके दादाजी से मिली थीं और उन्होंने हमेशा सब कुछ अकेले, खामोशी से प्रबंधित किया। उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया। वह सादगी से रहती थीं, लेकिन उनके पास काफी संपत्ति थी। उन्होंने मीरा को एक कागज पकड़ाया। यह संपत्ति का एक सारांश था। उसने अंक पढ़े और महसूस किया
कि उसका सिर घूम रहा है। तीनों व्यावसायिक संपत्तियां प्रमुख स्थानों पर बड़ी दुकानें थीं जो रिटेल चेन को किराए पर दी गई थीं। कपड़ा मिल के जाने माने कपड़ों के ब्रांडों के साथ अनुबंध थे। शेयरों की कीमत लाखों में थी। यह सही है? मीरा ने कांपती आवाज में पूछा। हाँ, और भी है। आपकी मौसी ने आपके लिए एक पत्र छोड़ा था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको इसे व्यक्तिगत रूप से दूं। वकील ने फाइल से एक पीला पड़ा लिफाफा निकाला और मीरा को दे दिया। उसने उसे ध्यान से खोला। अंदर मौसी लीला देवी की नाजुक लिखावट में हाथ से लिखा एक पत्र था। प्यारी मीरा, अगर तुम यह पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मैं जा चुकी हूं। मुझे माफ करना कि मैं तुम्हारे जीवन में ज्यादा मौजूद नहीं रह सकी। मैं हमेशा अकेली रही, लेकिन जानना कि मैं तुम्हें दूर से देखती थी। तुम्हारे पत्र मुझे खुशी देते थे। मैं जानती हूं कि तुमने एक ऐसे आदमी से शादी की है जो तुम्हें महत्व नहीं देता। मैं जानती हूं कि तुम एक छोटा जीवन जी रही हो, जितना तुम हकदार हो उससे कम। इसलिए मैं सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ रही हूं। यह सिर्फ पैसा नहीं है मीरा, यह आजादी है। इस संपत्ति का उपयोग खुश रहने के लिए करो, उन विकल्पों को चुनने के लिए करो जो तुम कभी नहीं चुन सकी। और याद रखना, तुम जितनी सोचती हो उससे ज्यादा मजबूत हो। प्यार से, मौसी लीला। मीरा ने पत्र को 3 बार पढ़ा। महसूस किया कि आंसू बह रहे थे। मौसी को पता था, उन्हें हमेशा पता था कितना है सब कुछ। मीरा ने अपना चेहरा पोंछते हुए पूछा। एडवोकेट समीर ने कुछ कागजात पलटे। एक रूढ़िवादी अनुमान, लगभग 8 करोड़ रुपए। मीरा को लगा कि वह बेहोश हो जाएगी। 8 करोड़, वह जो एक जूते की जोड़ी खरीदने के लिए भी अनुमति मांगती थी, वह जो हर महीने अपना पूरा वेतन ट्रांसफर कर देती थी। 8 करोड़। कब यह आधिकारिक होगा? संपत्ति का निपटारा प्रक्रिया में लगभग 10 कार्य दिवस लगते हैं। सब कुछ बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित है, कोई जटिलता नहीं होगी। मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा 2 हफ्तों में आप संपत्ति का प्रबंधन शुरू कर सकती हैं। मीरा ने अपने दिमाग में हिसाब लगाया। 2 हफ्ते, तलाक 3 दिन बाद होना था। अगर वह शुक्रवार को दस्तखत करती तो 2 हफ्तों में वह आधिकारिक रूप से तलाकशुदा हो जाएगी और फिर विरासत सिर्फ उसकी, पूरी तरह से उसकी होगी। उसने वकील की ओर देखा और सावधानी से पूछा, एडवोकेट वर्मा, क्या मैं आपसे एक कानूनी सवाल पूछ सकती हूं? जरूर। अगर मैं तलाक की प्रक्रिया में हूं और तलाक पूरा होने के बाद मुझे कोई विरासत मिलती है, तो क्या मेरे पूर्व पति को उसका कोई हिस्सा पाने का अधिकार है? एडवोकेट वर्मा ने अपना चश्मा उतारा और एक रुमाल से उसे साफ किया, सोचते हुए। नहीं, विरासत एक निजी संपत्ति है। यह शादी की संपत्ति के बंटवारे में नहीं आती है। और अगर विरासत तलाक के बाद आधिकारिक होती है तो आपके पूर्व पति को बिल्कुल कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। मीरा ने कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था। शक्ति, नियंत्रण, खामोश न्याय। और क्या मुझे तलाक की प्रक्रिया के दौरान उसे विरासत के बारे में सूचित करना अनिवार्य है? वकील ने सिर हिलाया। नहीं, जब तक वसीयत का निपटारा बंद नहीं हो जाता, तकनीकी रूप से आप अभी तक किसी भी चीज की मालिक नहीं है। आपको ऐसी विरासत घोषित करने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है जो अभी तक आधिकारिक नहीं हुई है। मीरा उठी, मौसी का पत्र अपने बैग में रखा और एडवोकेट समीर वर्मा से हाथ मिलाया। बैठक के लिए, सब कुछ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई संदेह हो तो मैं उपलब्ध हूं। मैं आपको वसीयत के निपटारे की प्रगति के बारे में सूचित करता रहूंगा। मीरा दफ्तर से कांपते पैरों से बाहर निकली। वह लिफ्ट से नीचे उतरी, इमारत से बाहर निकली और पास के एक छोटे से पार्क में चली गई। वह एक बेंच पर बैठ गई और लोगों को आते जाते देखती रही। 8 करोड़, आजादी, एक नया जीवन, और राजीव को कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसने अपना फोन निकाला और उसके मैसेज खोले। आखिरी मैसेज में लिखा था, 2 बजे, देर मत करना। मीरा ने धीरे धीरे टाइप किया, तुम बुक कर सकते हो, मैं वहां रहूंगी। उसने भेज दिया और 6 साल में पहली बार वह सच में मुस्कुराई। अगले 2 दिन धीमी गति से गुजरे। मीरा काम पर जाती, घर लौटती, सामान्य होने का ढोंग करती, लेकिन अंदर से वह हर एक विवरण की योजना बना रही थी। गुरुवार की रात राजीव ने फोन किया, कल बड़ा दिन है, क्या तुम तैयार हो? मैं हूं। ठीक है। ओहो, और मीरा, मैं जानता हूं कि यह तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन यह सबसे अच्छा है, तुम देखोगी। वह लगभग हंस पड़ी। हाँ राजीव, मैं जानती हूं कि यह सबसे अच्छा है, तो फिर कल मिलते हैं। उसने फोन रखा। मीरा ने फोन रख दिया और जल्दी सो गई। उसे अगले दिन के लिए आराम करना था। शुक्रवार को वह उठी, एक साधारण पोशाक चुनी, जीन्स और एक सफेद ब्लाउज, और काम पर चली गई। उसने अपनी बॉस को बताया कि उसे एक निजी मामले को हल करने के लिए जल्दी निकलना होगा।
महिला ने बिना किसी समस्या के उसे छुट्टी दे दी। दोपहर 1:45 बजे मीरा फैमिली कोर्ट के दरवाजे पर थी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वह शांत थी, दृढ़ थी। राजीव ठीक 2 बजे पहुंचा। वह अकेला नहीं था। उसके बगल में श्रेष्ठता के साथ मुस्कुराते हुए प्रिया कपूर थी, उसकी प्रेमिका, दूसरी महिला। मीरा को गुस्से का एक झटका लगा, लेकिन उसने गहरी सांस ली और अपनी गंभीरता बनाए रखी। हाय, उसने बिना किसी भावना के कहा। हाय, चलो इसे जल्दी खत्म करते हैं। राजीव ने कोर्ट में घुसते ही जवाब दिया। प्रिया मीरा के पास से गुजरी और फुसफुसाई, बहुत धीरे से, ताकि कोई और न सुन सके। कोई नाराजगी नहीं। ठीक है, तुम इससे उबर जाओगी। मीरा ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई, एक शांत, लगभग दयालु मुस्कान। मुझे पता है कि मैं उबर जाऊंगी। और वह अपनी आजादी पर दस्तखत करने के लिए तैयार होकर कोर्ट में घुसी। फैमिली कोर्ट छोटा था और उसमें पुराने कागजों की गंध थी। राजीव सीधे काउंटर पर गया। मेरा अपॉइंटमेंट है, सहमति से तलाक। कुछ मिनट बाद तीनों रजिस्ट्रार के कमरे में थे। मीरा खामोशी से बैठी रही, जबकि राजीव ने जल्दी से दस्तावेज सौंप दिए। क्या तुमने सब कुछ ठीक से पढ़ा? उसने उसे देखे बिना पूछा। मैंने पढ़ा। प्रिया उसके बगल में थी, अच्छे कपड़े पहने हुए, मीरा को ऊपर से नीचे तक श्रेष्ठता के साथ देख रही थी। जानती हो मीरा, प्रिया ने उपदेशात्मक लहजे में कहा, यह तलाक तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम अकेले जीना सीखोगी। मीरा शांत होकर मुस्कुराई। तुम सही कह रही हो, मैं सच में बहुत कुछ सीखूंगी। रजिस्ट्रार ने जोर से समझौते को पढ़ना शुरू किया। मीरा को सिर्फ पुराना फ्लैट मिलेगा। राजीव सब कुछ ले जाएगा, घर, गाड़ी, पा 2 लाख रुपये की बचत। आप बिना वकील के हैं, रजिस्ट्रार ने टिप्पणी की। क्या आपको यकीन है कि आपने सभी शर्तें समझ ली हैं? इससे पहले कि मीरा जवाब देती, राजीव ने उसे बीच में रोक दिया। उसने समझ लिया है, हमने सब कुछ के बारे में बात कर ली है। रजिस्ट्रार ने राजीव को नाराज होकर देखा। श्रीमान, मुझे श्रीमती मीरा से सुनना है। मैं सभी शर्तें समझती हूं, मैं सब कुछ से सहमत हूं। रजिस्ट्रार ने दस्तखत तैयार किए। राजीव ने जल्दी से दस्तखत किए, कागजात मीरा की ओर धकेल दिए। तुम्हारी बारी। क्या इसमें बहुत देर लगेगी? राजीव ने बेचैनी से पूछा। या तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हारे लिए फिर से पढ़ूं? प्रिया ने हल्की सी हंसी छोड़ी। मीरा ने पेन उठाया और खामोशी से दस्तखत किए। 1, 2, 3 बार। ठीक है, तलाक मंजूर हो गया, रजिस्ट्रार ने कहा। राजीव तुरंत उठा और बिना पीछे देखे निकल गया। प्रिया उसके पीछे पीछे चली गई, मीरा पर आखिरी बार दया की नजर डालते हुए। मीरा कोर्ट से बाहर निकली और बस स्टॉप की ओर चली गई। यह हो गया था। वह आधिकारिक तौर पर तलाकशुदा थी और 2 हफ्तों से भी कम समय में आधिकारिक तौर पर करोड़पति बन जाएगी। उस रात मीरा ने डिलीवरी से पिज्जा मंगवाया। वह सब कुछ जो राजीव कभी नहीं करने देता था, क्योंकि यह पैसे की बर्बादी थी। जब वह खा रही थी, फोन बजा। वह एडवोकेट समीर वर्मा थे। श्रीमती मीरा, संपत्ति का निपटारा अच्छी तरह से चल रहा है। लगभग 8 दिनों में सब कुछ अंतिम रूप ले लेगा। परफेक्ट। उसने फोन रखा और व्हाट्सएप देखा। राजीव का एक मैसेज था। यह जितना मैंने सोचा था उससे आसान था। आपके नए जीवन के लिए शुभकामनाएं। मीरा ने बातचीत मिटा दी। उसका नंबर और प्रिया का नंबर ब्लॉक कर दिया। फिर उसने मौसी लीला देवी का पत्र उठाया और फिर से पढ़ा। इस संपत्ति का उपयोग खुश रहने के लिए करो, उन विकल्पों को चुनने के लिए करो जो तुम कभी नहीं चुन सकी। मीरा ने एक नोटबुक उठाई और करने वाली चीजें लिखीं। 1, संपत्ति के निपटारे का इंतजार करो। 2, मौसी की फैक्ट्री देखो। 3, सब कुछ प्रबंधित करना सीखो। 4, जियो। उसने आखिरी शब्द को 2 बार रेखांकित किया। अगले 2 दिन धीरे धीरे गुजरे। मीरा काम पर जाती, घर लौटती, सामान्य होने का ढोंग करती, लेकिन अंदर से वह हर एक विवरण की योजना बना रही थी। किसी को कुछ पता नहीं था। दुनिया के लिए वह वही मीरा थी जो हमेशा से थी, लेकिन अंदर से सब कुछ बदल चुका था। 8वें दिन एडवोकेट समीर ने फोन किया। श्रीमती मीरा, संपत्ति का निपटारा अंतिम रूप ले चुका है। सब कुछ आपके नाम पर है। क्या आप सोमवार की सुबह आखिरी दस्तावेजों पर दस्तखत करने आ सकती हैं? मीरा ने महसूस किया कि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या मैं आ सकती हूँ? 9 बजे? बिल्कुल। सोमवार को मीरा जल्दी उठी और सीधे दफ्तर चली गई। एडवोकेट समीर ने उसका एक बड़ी मुस्कान के साथ स्वागत किया। बधाई हो श्रीमती मीरा, आधिकारिक तौर पर आप अब सारी संपत्ति की मालिक हैं। उसने उसके सामने दस्तावेजों का एक ढेर, चाबियां, बैंक कार्ड रखे। इतनी सारी चीजें थीं कि मीरा को चक्कर आ गया। आप कहां से शुरू करना चाहती हैं?
मीरा ने उन चाबियों को देखा, चा मांस, और एक विचार आया। मैं फैक्ट्री देखना चाहती हूं, मेरी मौसी की फैक्ट्री। एडवोकेट समीर मुस्कुराए। आप कब जाना चाहती हैं? मीरा ने घड़ी देखी। अभी। और अपने जीवन में पहली बार मीरा शर्मा ने बिना किसी से अनुमति मांगे एक फैसला किया। फैक्ट्री ओखला इंडस्ट्रियल एरिया में थी, शहर के केंद्र से दूर। मीरा और एडवोकेट समीर कार से गए। एडवोकेट समीर ने पहली मुलाकात में उसके साथ जाने की जिद की। रास्ते में उसने व्यवसाय के बारे में बुनियादी बातें समझाईं। फैक्ट्री स्कूल, यूनिफॉर्म और कंपनियों के लिए कपड़े बनाती है। इसमें लगभग 40 कर्मचारी हैं। आपकी मौसी सब कुछ दूर से प्रबंधित करती थी, लेकिन उनके पास एक विश्वसनीय मैनेजर थी जो रोजमर्रा के काम संभालती थी, श्रीमती गीता देवी। वह वहां 20 साल से काम कर रही हैं। मीरा खामोशी से सुनती रही, सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। जब वे पहुंचे तो उसने एक बड़ा सफेद रंग का गोदाम देखा जिसका नीला गेट था और बड़े अक्षरों में लीला टेक्सटाइल्स लिखा था। एडवोकेट समीर ने हॉर्न बजाया और एक सुरक्षा गार्ड ने गेट खोला। उन्होंने मुख्य प्रवेश द्वार के पास पार्क किया। मीरा कार से उतरी और हवा में पेंट और कपड़े की गंध महसूस की। यह एक पेंट और गेट सेंटफ्रेड। तेज गंध थी, लेकिन अप्रिय नहीं थी। लगभग 50 साल की एक महिला दफ्तर के दरवाजे पर दिखाई दी। वह छोटी थी, उसके बाल छोटे थे, भूरे रंग से रंगे हुए थे। उसने चश्मा लगाया हुआ था और उसकी मुस्कान सज्जन थी। एडवोकेट वर्मा, आपको देखकर अच्छा लगा। श्रीमती गीता देवी, यह श्रीमती मीरा है, नई मालिक। महिला ने मीरा की ओर देखा और उसकी मुस्कान और भी बड़ी हो गई। मीरा, हे भगवान, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। आखिरी बार जब मैंने तुम्हें देखा था तुम शायद 10 साल की थी। मीरा हैरान रह गई। हम एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हारी मौसी ने मुझे एक बार तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में लाया था। तुम्हें शायद याद भी नहीं होगा, तुम बहुत छोटी थी। मौसी लीला देवी तुम्हारी बहुत बात करती थी। उनके निधन पर मुझे अफसोस है। धन्यवाद। श्रीमती गीता देवी ने उन्हें अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। दफ्तर साधारण था। कुछ मेजें, पुराने कंप्यूटर, धातु की फाइल अलमारियां, एक वाटर कूलर। खिड़कियों से मीरा फैक्ट्री के फ्लोर को देख सकती थी। बड़ी बड़ी मशीनें बुनाई कर रही थीं। कर्मचारी काम कर रहे थे। कपड़ों के रोल ढेर थे। क्या आप यहां काम करना जारी रखना चाहती हैं? मीरा ने पूछा। श्रीमती गीता देवी को राहत मिली। मैं चाहती हूं। अगर आप मुझे स्वीकार करती हैं तो मुझे आपकी जरूरत है। महिला ने मीरा से हाथ मिलाया। उस रात मीरा ने फोन पर क्लिनिक से इस्तीफा दे दिया। कोई वापसी नहीं थी। पुराना जीवन खत्म हो गया था। कुछ दिनों बाद श्रीमती गीता देवी ने फोन किया। मीरा, कल एक महत्वपूर्ण ग्राहक आ रहा है। बड़ा अनुबंध है। क्या तुम यहां रहना चाहती हो? मीरा ने नए कपड़े देखे जो उसने खरीदे थे। सालों में पहली बार उसने बिना अनुमति मांगे कुछ चुना था। मैं चाहती हूं। कितने बजे? सुबह 10 बजे। अगली सुबह ग्राहक आया, एक सूट पहने हुए आदमी जिसने मीरा को संदेह से देखा। आप एक फैक्ट्री की मालिक होने के लिए काफी युवा हैं। मीरा ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। मैंने हाल ही में विरासत में पाया है, लेकिन मैं जल्दी सीख रही हूं। बैठक 1 घंटे तक चली। श्रीमती गीता देवी ने तकनीकी हिस्से का ध्यान रखा। अंत में आदमी ने पूछा, और क्या आप फैक्ट्री को बनाए रखने का इरादा रखती हैं या बेचेंगी? सबने उसकी ओर देखा। मैं इसे बनाए रखने और विस्तार करने का इरादा रखती हूं। ग्राहक संतुष्टि से मुस्कुराया। बहुत अच्छा। मुझे उन कंपनियों के साथ काम करना पसंद है जिनकी लंबी अवधि की सोच होती है। बैठक 1 घंटे तक चली। अंत में श्री रोहन सिंघानिया ने कहा कि वह प्रस्ताव को अपने भागीदारों के पास ले जाएंगे और 1 हफ्ते में जवाब देंगे। जब वह चले गए तो श्रीमती गीता देवी ने जश्न मनाया। तुमने बहुत अच्छा किया। वह तुम्हें पसंद करता है। मीरा मुस्कुराई, ऐसा गर्व महसूस कर रही थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तुम्हें लगता है कि वह स्वीकार करेगा? मुझे लगता है हाँ। हमारा प्रस्ताव अच्छा है और तुमने आत्मविश्वास दिखाया। मीरा ने बाकी का दिन फैक्ट्री में प्रक्रियाओं के बारे में ज्यादा सीखते हुए, कर्मचारियों को बेहतर तरीके से जानते हुए बिताया। जब वह घर गई तो रात हो चुकी थी। टैक्सी से घर जाते समय उसने खिड़की से बाहर देखा और शहर को जगमगाता हुआ देखा। एक ऐसा शहर जो पहले इतना बड़ा, इतना असंभव लगता था। अब उसे लगा कि वह सब कुछ जीत सकती है, लेकिन मीरा को अभी भी नहीं पता था कि कोई उसकी विरासत के बारे में सच जानने वाला था और वह व्यक्ति इस खबर से खुश नहीं होगा। राजीव मेहता अपने दफ्तर में एक मजदूरों के मुकदमे की समीक्षा कर रहा था जब उसे एडवोकेट अंकुर शर्मा का फोन आया, जो एक सहकर्मी था और वसीयत के मुकदमे देखता था। राजीव, सब ठीक है? मुझे एक बात जानने की उत्सुकता है।
बोलो अंकुर, तुमने हाल ही में मीरा शर्मा से तलाक लिया है ना? राजीव ने भौहें सिकोड़ी। हाँ, क्यों? दरअसल मैं यहाँ सिस्टम में एक वसीयत का निपटारा देख रहा हूँ जो पिछले हफ्ते ही हुआ है। कोई लीला देवी ने मीरा शर्मा के लिए एक बड़ी विरासत छोड़ी है। वह तुम्हारी पूर्व पत्नी है। राजीव का खून ठंडा पड़ गया। विरासत? कौन सी विरासत यार? एक बहुत बड़ी दौलत, व्यावसायिक संपत्तियां, एक फैक्ट्री, शेयर। इसकी कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए है। आसानी से। राजीव के हाथ से फोन लगभग गिर ही गया था। 8 करोड़? हाँ, वसीयत का निपटारा 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ था और पिछले हफ्ते बंद हो गया। तुम्हें पता नहीं था? राजीव ने बिना जवाब दिए फोन काट दिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कंप्यूटर खोला और सार्वजनिक रिकॉर्ड सिस्टम में लॉगिन किया। उसने मीरा का नाम टाइप किया और वहां उसकी सारी संपत्ति उसके नाम पर दर्ज थी। पंजीकरण की तारीख आनगारह एन दीज तलाक के 6 दिन बाद। उसने तेजी से हिसाब लगाया। मौसी का निधन तलाक से पहले हो गया था। मीरा को पता था, उसे पता था और उसने कुछ नहीं कहा। राजीव इतनी तेजी से उठा कि उसकी कुर्सी गिर गई। कुछ सहकर्मी डरकर देखने लगे। सब ठीक है? एक इंटर्न ने पूछा। मेरे सामने से हट जाओ, राजीव चिल्लाया। अपना कोट उठाया और दफ्तर से निकल गया। वह कार में बैठा और तेजी से उस इमारत की ओर भागा जहां संपत्ति पंजीकरण कार्यालय था। उसे अपनी आंखों से दस्तावेज देखने थे। रजिस्ट्री ऑफिस की कतार में राजीव लाल था, पसीना पसीना, घबराया हुआ। जब उसकी बारी आई तो उसने मीरा शर्मा के नाम पर दर्ज सभी संपत्तियों के सर्टिफिकेट मांगे। क्लर्क ने सब कुछ प्रिंट कर दिया। वे 5 पन्ने थे। केंद्र में 3 व्यावसायिक संपत्तियां, एक बंगला और फैक्ट्री। राजीव ने हर पंक्ति, हर तारीख, हर कीमत को पढ़ा। यह सच था। मीरा करोड़पति थी और उसने सब कुछ खो दिया था। वह वापस कार में गया और जोर से स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारा, जिससे उसका हाथ जख्मी हो गया। शारीरिक दर्द उस दर्द के सामने कुछ भी नहीं था जब उसे यह एहसास हुआ कि उसे धोखा दिया गया था। राजीव ने अपना फोन उठाया और मीरा को फोन करने की कोशिश की। नंबर आउट ऑफ सर्विस। उसने नंबर बदल दिया था। उसने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजने की कोशिश की। ब्लॉक था। वह उस पुराने फ्लैट तक गाड़ी चलाकर गया जहां मीरा रहती थी। उसने कई बार घंटी बजाई, किसी ने जवाब नहीं दिया। एक पड़ोसी गलियारे में बाहर आया। अगर आप उस महिला को ढूंढ रहे हैं जो यहां रहती थी, तो वह 1 हफ्ता पहले चली गई। कहां? मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि एक ट्रक आया और वह चली गई। राजीव चीखने की इच्छा के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरा। वह गायब हो गई थी। नंबर बदल दिया था, पता बदल दिया था। उसने अपने सभी निशान मिटा दिए थे। वह घबराया हुआ घर लौटा। सिर में दर्द हो रहा था। प्रिया कपूर सोफे पर लेटी टीवी देख रही थी। तुम जल्दी आ गए, क्या कुछ हुआ? उसने स्क्रीन से आंखें हटाए बिना पूछा। राजीव ने अपनी फाइल जमीन पर फेंक दी। मीरा को 8 करोड़ रुपए मिले हैं। प्रिया तुरंत उठकर बैठ गई, टीवी बंद कर दिया। क्या तुमने सुना? 8 करोड़। उसकी मौसी मर गई और उसे सब कुछ दी गई और उसने तलाक में कुछ नहीं कहा। प्रिया खामोश रही, बात को संसाधित करती रही। लेकिन क्या यह कानूनी है? हाँ, विरासत तलाक के बाद ही आधिकारिक हुई थी। तकनीकी रूप से उसे घोषित करने के लिए बाध्य नहीं थी, लेकिन तुम उस पर मुकदमा कर सकते हो, है ना? तलाक को रद्द करने की मांग कर सकते हो, कुछ ऐसा? राजीव ने हार मानते हुए सिर हिलाया। नहीं, मैंने जांच कर ली है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उसने कानून के दायरे में रहकर खेल खेला। प्रिया उठ खड़ी हुई और इधर उधर टहलने लगी। 8 करोड़। राजीव, तुमने 8 करोड़ खो दिए, मुझे पता है, वह चिल्लाया। मुझे पता है। प्रिया रुकी और उसे एक अलग ठंडी हिसाब किताब वाली अभिव्यक्ति के साथ देखा। और अब तुम क्या करोगे? मुझे नहीं पता। मुझे उससे बात करनी होगी। मुझे समझना होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने क्यों किया? प्रिया बिना किसी भावना के हंसी। जाहिर है, परिणाम। तुमने उसे सालों तक अपमानित किया, उसे कूड़े की तरह व्यवहार किया। उसने बस बदला लिया। राजीव ने प्रिया की ओर देखा। उसके लहजे से हैरान था। क्या तुम उसका बचाव कर रही हो? नहीं, मैं बस यथार्थवादी हो रही हूं। तुम हार गए, राजीव, और मैं भी हार गई। उसने भौहें सिकोड़ी। तुम्हारा क्या मतलब है? प्रिया ने अपना बैग उठाया और उसमें कुछ चीजें डालने लगी। मैं इस रिश्ते में यह सोचकर आई थी कि तुम एक सफल, अमीर आदमी हो जिसका भविष्य उज्जवल है, लेकिन अब तुमने तलाक में अपनी आधी संपत्ति खो दी है। तुम कर्ज में हो और ऊपर से तुम्हें अपनी पूर्व पत्नी ने धोखा दिया है जिसे तुम इतना नीचा दिखाते थे। राजीव ने महसूस किया कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। प्रिया, रुको। नहीं, मैंने बहुत इंतजार कर लिया।
मैंने तुम्हें मीरा को कम न आंकने की चेतावनी दी थी। मैंने तुम्हें एक असली वकील रखने की सलाह दी थी, लेकिन तुमने नहीं सुनी। तुम बहुत आत्मविश्वासी, बहुत अहंकारी थे और देखो क्या हुआ। क्या तुम अब मुझसे रिश्ता तोड़ रही हो? प्रिया ने कुछ और कपड़े उठाए और बैग में फेंक दिए। हाँ, मैं एक हारे हुए आदमी के साथ नहीं रहना चाहती राजीव। मेरे लक्ष्य हैं और तुम अब उनका हिस्सा नहीं हो। वह दरवाजे तक गई। बाहर निकलने से पहले वह मुड़ी और कहा, ओहो, और मीरा के बारे में? मुझे हमेशा लगा कि वह तुमसे ज्यादा स्मार्ट है। मुझे बस यह नहीं पता था कि कितनी। दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। राजीव कमरे के बीच में अकेला सदमे में खड़ा था। 2 घंटे से भी कम समय में असंदर उसे पता चला कि उसकी पूर्व पत्नी करोड़पति थी और उसने अपनी प्रेमिका को खो दिया था। वह सोफे पर बैठ गया और शून्य में देखने लगा। कैसे सब कुछ इतनी तेजी से बिखर गया। अगले कुछ दिनों में राजीव ने हर संभव कोशिश की। उसने मौसी लीला देवी की संपत्ति का निपटारा करने वाले वकील के दफ्तर में फोन किया, लेकिन उस आदमी ने मीरा के बारे में कोई जानकारी देने से इनकार कर दिया। वह फैक्ट्री गया। जब वह गेट पर पहुंचा तो एक सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक लिया। श्रीमान, क्या आपकी कोई अपॉइंटमेंट है? नहीं, लेकिन मुझे श्रीमती मीरा से बात करनी है। वह बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलती। क्या आप कोई मैसेज छोड़ सकते हैं? उन्हें बता देना कि मैं राजीव हूं, उनका पूर्व पति। सुरक्षा गार्ड ने फोन उठाया और दफ्तर में फोन किया। उसने धीरे से बात की, फिर उसने फोन रखा और राजीव की ओर देखा। उन्होंने कहा कि उन्हें आपसे कोई बात नहीं करनी। राजीव को गुस्सा आया। तुम नहीं समझते, मुझे उससे बात करनी है, ये जरूरी है। माफ करना श्रीमान, लेकिन उनका आदेश स्पष्ट था। राजीव ने अपनी ही कार के बोनट पर मुक्का मारा, जिससे सुरक्षा गार्ड डर गया। फिर वह गाड़ी में बैठा और तेज रफ्तार से चला गया। उसने अगले कुछ दिन जुनूनी होकर बिताए। उसने यह पता लगाने की कोशिश की कि मीरा कहाँ रह रही थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने अपने सभी निशान पूरी तरह से मिटा दिए थे। दफ्तर में राजीव ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। उसने मुकदमों में गलतियां की, सुनवाई भूल गया। उसके साथी शिकायत करने लगे, राजीव, तुम्हें क्या हो गया है? तुम पूरी तरह से अनमनस्क हो। उसने जवाब नहीं दिया। वह उस अपमान को समझा नहीं पा रहा था जो उसे महसूस हो रहा था। 1 हफ्ते बाद राजीव अपने दफ्तर के पास के एक रेस्तरां में कॉफी पी रहा था, जब उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका दम घुट गया। मीरा सड़क के उस पार एक लग्जरी स्टोर में घुस रही थी। वह अलग दिख रही थी। उसने सुंदर कपड़े पहने थे, उसके बाल संवरे हुए थे, उसकी मुद्रा आत्मविश्वासी थी। उसके बगल में एक अधेड़ उम्र की महिला बात कर रही थी और हंस रही थी। राजीव ने जल्दी से बिल चुकाया और सड़क पार करके दौड़ने लगा। वह स्टोर में घुसा और मीरा को एक महंगी घड़ी आजमाते हुए देखा। मीरा, उसने जोर से बुलाया। वह मुड़ी। जब उसने राजीव को देखा तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। राजीव, तुम क्या चाहते हो? वह पास आया, लेकिन मीरा के साथ जो महिला थी, श्रीमती गीता देवी, वह उन दोनों के बीच आ गई। यह कौन है? उसने पूछा। मेरी मैनेजर, श्रीमती गीता देवी। यह राजीव है, मेरा पूर्व पति। श्रीमती गीता देवी ने राजीव को तिरस्कार से ऊपर से नीचे तक देखा। ओहो, यह राजीव। उसने महिला को अनदेखा किया और सीधे मीरा से कहा, हमें अभी बात करनी है। मीरा ने घड़ी को वापस काउंटर पर रखा और उसकी आंखों में देखा। किस बारे में? तुम अच्छी तरह जानती हो किस बारे में। तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने विरासत छिपाई। मीरा मुस्कुराई, एक शांत, लगभग विनोदी मुस्कान। मैंने कुछ नहीं छिपाया। जब हमने तलाक लिया तब विरासत मेरी नहीं थी। मुझे ऐसी किसी चीज के बारे में बात करने की कोई बाध्यता नहीं थी जो मेरी थी ही नहीं। यह बेईमानी है, यह हेरफेर है। बेईमानी? मीरा ने दोहराया और पहली बार उसकी आवाज ठंडी हो गई। तुमने 6 साल तक मेरे पैसे पर नियंत्रण किया, मुझे यह विश्वास दिलाया कि मैं अक्षम हूं, मुझे अजनबियों के सामने अपमानित किया, मुझे अपनी प्रेमिका के लिए छोड़ दिया और फिर भी तलाक में मुझे कुछ भी नहीं देने का साहस दिखाया। और मैं बेईमान हूं? राजीव के पास कोई जवाब नहीं था। स्टोर में कुछ लोग देख रहे थे। मैंने कुछ भी अवैध नहीं किया, मीरा ने जारी रखा। मैंने बस उन्हीं नियमों का इस्तेमाल किया जो तुम्हें इतने पसंद हैं और मैं जीत गई। उसने अपना बैग उठाया और बाहर निकलने लगी। राजीव ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको मीरा, कृपया, हम इसे सुलझा सकते हैं। मीरा ने जोर से अपना हाथ छुड़ा लिया। हम कुछ नहीं कर सकते, अब हम नहीं हैं। तुमने यह चुना, अब परिणामों के साथ जियो। वह श्रीमती गीता देवी के साथ स्टोर से बाहर निकली। राजीव वहीं खड़ा रह गया।
महसूस कर रहा था कि सब उसे देख रहे थे। सेल्स पर्सन पास आया। श्रीमान, क्या आप कुछ खरीदने जा रहे हैं? या राजीव बिना जवाब दिए निकल गया। उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं। उस रात उसने घंटों घर में अकेले बिताए, अपने विचारों को शांत करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने फोन को देखा, प्रिया को फोन करने की सोच रहा था, लेकिन जानता था कि यह बेकार है। उसने यह स्पष्ट कर दिया था कि वह बाहर हो चुकी थी। राजीव ने सब कुछ खो दिया था, अपनी पत्नी, अपनी संपत्ति, अपनी प्रेमिका, अपनी गरिमा, और सबसे बुरा, उसे मीरा ने हरा दिया था। वह महिला जिसे उसने इतना नीचा दिखाया, इतना कम समझा, उसने खामोशी से जीत हासिल की थी। और अब राजीव अकेला, टूटा हुआ और अपमानित था, ठीक वैसा ही जैसा उसने मीरा के लिए सोचा था। लेकिन नियति के पास कुछ और ही योजनाएं थीं, और मीरा के पास अभी भी एक आखिरी आश्चर्य बाकी था। तलाक के 6 महीने बाद मीरा शहर के केंद्र में एक छोटी सी व्यावसायिक इमारत के सामने खड़ी थी। यह उन संपत्तियों में से एक थी जो उसे अपनी मौसी से विरासत में मिली थी। महीनों तक यह खाली पड़ा था, बिना इस्तेमाल के, लेकिन अब मीरा के पास इसके लिए एक योजना थी। श्रीमती गीता देवी उसके बगल में खड़ी थी, इमारत का बाहरी हिस्सा देख रही थी। क्या तुम्हें इस पर यकीन है? इसमें बहुत काम लगेगा। मीरा मुस्कुराई। मुझे यकीन है। वे अंदर गए। जगह में 3 कमरे, एक रिसेप्शन, 2 बाथरूम थे। यह खाली था, धूल भरा था, लेकिन इसमें संभावना थी। यह मीटिंग रूम होगा। मीरा ने इशारा किया। वह मीटिंग रूम और वह छोटा कमरा महिलाओं के लिए एक निजी प्रतीक्षालय हो सकता है। श्रीमती गीता देवी ने सिर हिलाया। समझ गई। मीरा ने तलाक के बाद शोषित महिलाओं के लिए एक मुफ्त कानूनी सहायता केंद्र खोलने का फैसला किया था। वह फैक्ट्री के मुनाफे का एक हिस्सा वकीलों, मनोवैज्ञानिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भुगतान करने के लिए इस्तेमाल करेगी। आप उद्घाटन कब करना चाहती हैं? श्रीमती गीता देवी ने पूछा। 2 महीने में। मुझे मरम्मत करनी है, लोगों को नौकरी पर रखना है और सब कुछ व्यवस्थित करना है। अगले हफ्तों में मीरा ने कड़ी मेहनत की। उसने एडवोकेट समीर वर्मा को कानूनी टीम का समन्वय करने के लिए नियुक्त किया। उसने घरेलू हिंसा में विशेषज्ञ एक मनोवैज्ञानिक को नियुक्त किया। उसने एक छोटी सी रिसेप्शन टीम बनाई। जगह की मरम्मत की गई। दीवारों को हल्के रंगों, ये एक तापाड से रंगा गया। आरामदायक फर्नीचर, कॉफी और पानी के साथ एक छोटा सा क्षेत्र, सब कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था ताकि महिलाएं सहज महसूस करें, उन्हें जज न किया जाए। उद्घाटन के दिन मीरा घबराई हुई थी। उसने कोई पार्टी नहीं दी, प्रेस को नहीं बुलाया, बस स्थानीय अखबार में और कुछ मोहल्ले के समूहों में एक छोटा सा विज्ञापन दिया। लीला देवी सहायता केंद्र, तलाक की प्रक्रिया में महिलाओं के लिए मुफ्त कानूनी सहायता, बिना किसी न्याय के, सम्मान के साथ। पहले दिन 3 महिलाएं आईं। उनमें से एक युवा थी, गर्भवती थी, स्पष्ट रूप से थकी हुई थी। दूसरी ज्यादा उम्र की थी, उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आवाज धीमी थी। तीसरी एक 60 साल की महिला थी जो कुर्सी पर बैठते ही रो पड़ी। मीरा ने हर एक को धैर्य से सुना। उसने नियंत्रण, हिंसा, डर की कहानियां सुनी, ऐसी कहानियां जो उसकी अपनी कहानियों से बहुत मिलती जुलती थीं, और उसने मदद की। उसने हर एक को एक वकील से जोड़ा, मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की, खुद को कैसे बचाना है, सबूत कैसे इकट्ठा करना है, नए सिरे से शुरुआत कैसे करनी है, इस बारे में व्यावहारिक मार्गदर्शन दिया। जब आखिरी महिला चली गई तो मीरा कमरे में अकेली खड़ी रही। उसने चारों ओर देखा और कुछ ऐसा महसूस किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। सच्चा उद्देश्य। वह अब सिर्फ जी नहीं रही थी, वह बदलाव ला रही थी। इस बीच राजीव का पतन जारी रहा। उसने अपना घर, अपनी कार, अपनी प्रतिष्ठा खो दी थी। वह एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता था, बस से जाता था, सस्ते रेस्तरां में खाता था। उसे एक छोटी सी मोहल्ले की लॉ फर्म में स्थायी नौकरी मिली। वेतन पहले की तुलना में 1/3 से भी कम था, लेकिन यही उसके पास था। एक दोपहर वह काम से घर लौट रहा था जब उसने एक खंभे पर चिपका एक पोस्टर देखा, लीला देवी सहायता केंद्र। उसके नीचे मीरा की एक छोटी सी तस्वीर थी। राजीव रुक गया और पूरा पोस्टर पढ़ा। मुश्किल तलाक में महिलाओं की मदद करने के लिए एक जगह, मुफ्त, उसकी पूर्व पत्नी द्वारा समन्वित। उसके सीने में दर्द हुआ। मीरा ने अपनी दौलत दुनिया घूमने या हवेली खरीदने के लिए इस्तेमाल नहीं की थी। उसने इसे दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल किया था, वही करने के लिए जो वह चाहती थी कि कोई उसके लिए करे। राजीव ने खंभे से पोस्टर फाड़ दिया, उसे कुचला और कूड़ेदान में फेंक दिया। लेकिन उस तस्वीर में मीरा की मुस्कुराती हुई छवि उसके दिमाग से नहीं जा रही थी। उस रात उसने घंटों अपार्टमेंट में अकेले बिताए, अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रहा था।
उसने अपना फोन देखा। उसे मैसेज करने की सोच रहा था, माफी मांगने की, यह कहने की कि उसे अफसोस है, लेकिन वह जानता था कि यह बेकार है। मीरा आगे बढ़ चुकी थी और वह अतीत में फंसा हुआ था, अपनी पसंदों का कड़वा स्वाद चख रहा था। तलाक के 1 साल बाद मीरा सहायता केंद्र की टीम के साथ एक बैठक में थी। उन्होंने 100 से ज्यादा महिलाओं की मदद की थी। दर्जनों को न्यायपूर्ण तलाक, सुरक्षा आदेश, नए सिरे से शुरुआत करने में मदद की थी। दान बढ़ रहा है, एडवोकेट समीर ने कहा। लोग परियोजना का समर्थन करना चाहते हैं, हम विस्तार कर सकते हैं। मीरा मुस्कुराई। धीरे धीरे चलते हैं, मैं बहुत तेजी से बढ़ना नहीं चाहती और गुणवत्ता खोना नहीं चाहती। बैठक के बाद वह फैक्ट्री गई। उत्पादन तेजी से बढ़ रहा था। नए अनुबंध, नए कर्मचारी। श्रीमती गीता देवी को अभी अभी वेतन वृद्धि और मुनाफे में हिस्सेदारी मिली थी। आपने इस जगह को बदल दिया है, श्रीमती गीता देवी ने कहा। आपकी मौसी बहुत गर्व महसूस करती। मीरा ने फैक्ट्री के चारों ओर देखा। कर्मचारी काम कर रहे थे, मशीनें चल रही थीं, सब कुछ व्यवस्थित और समृद्ध था। उसने अपनी मौसी लीला देवी के बारे में सोचा, वह अकेली महिला जिसने यह सब खामोशी से बनाया था। मुझे ऐसी उम्मीद है, मीरा ने धीरे से कहा। शाम को मीरा घर लौटी, फ्रिज खोला और देखा कि वह भरा हुआ था। असली खाना जो उसे पसंद था, बचा हुआ नहीं, फ्रोजन खाना नहीं। उसने एक साधारण रात का खाना बनाया, मेज पर बैठी और धीरे धीरे खाया, उसका स्वाद चखते हुए। फिर उसने एक पुरानी नोटबुक उठाई, वही जिस पर उसने महीनों पहले वह सूची लिखी थी। करने वाली चीजें: 1. संपत्ति का निपटारा, खत्म होने का इंतजार करो। 2. मौसी की फैक्ट्री देखो। 3. सब कुछ प्रबंधित करना सीखो। 4. जियो। मीरा ने आखिरी शब्द को देखा। जियो, उसने कर दिखाया था। वह आखिरकार जी रही थी, लेकिन सिर्फ यही नहीं, वह अन्य महिलाओं को भी जीने में मदद कर रही थी। फोन बजा। एक अज्ञात नंबर से फोन था। हेलो मीरा, मेरा नाम नेहा है। एक दोस्त ने मुझे लीला देवी सहायता केंद्र का नंबर दिया था। मुझे मदद की जरूरत है। दूसरी ओर की आवाज कांप रही थी, डरी हुई थी। मीरा उस आवाज के लहजे से अच्छी तरह वाकिफ थी। तुम बोल सकती हो नेहा, मैं सुन रही हूं। महिला ने अपनी कहानी बताना शुरू किया। एक नियंत्रण करने वाला पति, एक अन्यायपूर्ण तलाक, कुछ भी खोने का डर। मीरा ने सब कुछ धैर्य से सुना और जब महिला ने अपनी बात खत्म की तो उसने शांत और दृढ़ आवाज में कहा, तुम अकेली नहीं हो नेहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे। कल सुबह 9 बजे क्या तुम दफ्तर आ सकती हो? आ सकती हूं। तो आओ और तुम्हारे पास जितने भी दस्तावेज हैं ले आओ, हम इसे मिलकर सुलझाएंगे। मीरा ने फोन रखा और खिड़की से बाहर देखा। बाहर शहर जगमगा रहा था, जीवन से भरपूर, हलचल से भरपूर, संभावनाओं से भरपूर। उसने राजीव के बारे में सोचा, क्या वह ठीक होगा? क्या उसने कुछ सीखा होगा? लेकिन उसने जल्दी से उन विचारों को दूर कर दिया। राजीव अब उसकी समस्या नहीं था, उसने अपनी पसंद बनाई थी, अब वह परिणामों के साथ जी रहा था। मीरा ने भी अपनी पसंद बनाई थी और उसने आजाद होने, मजबूत होने, उदार होने का चुनाव किया था। उसने सच में जीने का चुनाव किया था और अब वह कभी भी किसी से अनुमति नहीं मांगेगी। उसे लगा कि वह सब कुछ खो रही है, लेकिन खोना तो बस खुद को पाने की शुरुआत थी। मीरा बिना किसी कड़वाहट, बिना किसी बदले की भावना, बिना किसी शोर के आगे बढ़ी। उसने सिर्फ वही लिया जो वास्तव में मायने रखता था, अपने रास्ते पर चलने का साहस। और जब कोई यह सीख जाता है तो वह कभी भी किसी और का जीवन जीना स्वीकार नहीं करता।